स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जज्बातों के सफ़र पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी दूसरी कहानी, एक हसीना थी। ये इस कहानी का चौथा अध्याय है। मुंबई, रात के 10 बजे। आहान रात के 10 बजे अपने घर पर पहुँच जाता है। आहान अपने घर में लिविंग रूम में अपने सोफे पर बैठकर ये सोच रहा होता है कि उसे उस घर में जो तस्वीर दिखी वो आखिर किसकी है। आहान ये सब कुछ सोफे पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है। आहान गाना सुनते सुनते घर से बाहर निकल आता है। आहान बाहर आकर देखता है तो रूही रेड कलर की साड़ी पहनकर बाहर बारिश में भीगते हुए गाना गाते हुए चल रही होती है। वो दिन तेरी निगाहों में, वो यादें तेरी आहों में, ये दिल अब तक भटकता है तेरी उल्फत की राहों में। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आंगन की आस। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आंगन की आस। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊँ चले आना। मेरा जो हाल है तुझ बिन, वो आकर देखते जाना। भीगी भीगी पलकें, छम छम आंसू छलके, खोई खोई आँखें हैं मेरी उदास। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आंगन की आस। आहान के कई बार बुलाने पर भी रूही नहीं सुनती है तो आहान उसके पास जाकर उससे पूछता है, रूही तुम इतनी ठंड में अंधेरे में कहाँ जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कोई बात? आहान ये सब रूही से कह ही रहा होता है कि तभी रूही आहान को पकड़कर उसके कंधे पे बेहोश हो जाती है। आहान तभी रूही को उठाकर अंदर ले आता है। वो रूही को सोफे पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाता है। तभी रूही होश में आते हुए आहान से कहती है, आहान आप कब आए? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। फिर रूही अपने आप को देखते हुए आहान से कहती है, मैंने ये साड़ी कब पहनी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रूही ये सब सोच सोच घबराने लगती है और सिर पर दोनों हाथ रख रोने लगती है। तभी आहान कहता है, आप घबराइए मत, ये साड़ी हमने ही आपको दी थी। वो दरअसल हमने आपके बर्थडे पे आपको कोई प्रेजेंट नहीं दिया था, तो हमने सोचा आपको ये साड़ी प्रेजेंट कर दें। तभी रूही आहान से कहती है, ओह ये बात थी, मैं बेवजह ही इतना परेशान हो रही थी। इतना कहकर रूही अपने कमरे में जाने लगती है। तभी आहान रूही के पैरों को देखता है तो उसके पैरों से खून आ रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये सब बाहर ठंडी में चलने से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी रूही के जख्म भरे नहीं थे। आहान उसको ऐसे जाते देख उसको अपने गोद में उठाकर उसके कमरे में पहुंचाकर उसे लिटा देता है। फिर बेड पर बैठकर उसके पाँव को अपने पैर पर रखकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है कि तभी रूही कहती है, ये आप मत कीजिए, मैं कर लूँगी। तभी आहान कहता है, ज़ख्म मैंने दिए हैं तो मरहम भी मैं ही लगाऊँगा। तभी रूही कहती है, आप अभी भी उस एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार खुद को मानते हैं। मैंने कहा ना, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आप उसके लिए खुद को ज़िम्मेदार मत मानिए। तभी आहान रोते हुए रूही से कहता है, कैसे मैं सब के लिए खुद को ज़िम्मेदार ना समझूं? जो दर्द जो ज़ख्म मेरे हिस्से में था, मेरे लिए था, वो आपने अपने ऊपर ले लिया। इतना कहने के बाद वो जब रूही की ओर देखता है तो वो देखता है कि रूही सो चुकी होती है। आहान उसे सोता देख कहता है, रूही आपको जितनी तकलीफ़ सहनी थी वो आपने सह ली,
अब मैं आपको और दर्द नहीं सहने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। नहीं, ये सब ठीक कर दूंगा। अहान इतना कहकर रूही को कंबल उड़ाकर वहाँ से नीचे अपने कमरे की ओर चला जाता है। अहान अपने कमरे में आकर खुद से बातें करते हुए कहता है, मुझे पता चल गया है कि उस ऑटो ड्राइवर को रूही आपने मारा है, मगर क्यों, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अहान यूं ही अपने आप से बातें करते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह 8 बजे अहान ब्रेकफास्ट लेकर रूही के कमरे में आता है। वो अंदर आकर देखता है तो रूही सो रही होती है। वो उसको जगाना नहीं चाहता था तो वो जाने लगता है। तभी रूही बेड पर बैठकर आवाज़ देते हुए अहान से कहती है, अहान आप यहाँ, कोई बात है? तभी अहान रुकते हुए पीछे पलट कर कहता है कि हाँ, मैं आपसे कहने आया था कि आज मेरा कॉन्सर्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे कॉन्सर्ट में चलें। रूही, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तभी रूही बेड पर से उठकर अहान के पास आकर कहती है, क्यों नहीं, आप इतने प्यार से जो बुला रहे हैं, मैं कॉन्सर्ट में ज़रूर चलूँगी। वहीं दूसरी ओर जब अगले दिन मैत्री उठती है तो सोचती है कि प्रोफेसर रेहान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे उनके पास जाकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मैत्री तुरंत प्रोफेसर रेहान के टेंट में जाती है। वो टेंट में जाकर देखती है तो वहाँ प्रोफेसर रेहान नहीं होते हैं। तभी मैत्री को पीछे से आवाज़ देते हुए प्रोफेसर रेहान कहते हैं, मैत्री इधर सुनो, मैं यहाँ हूँ। तभी मैत्री प्रोफेसर रेहान के पास आकर कहती है, रेहान साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी प्रोफेसर रेहान मैत्री की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, मैत्री, जो भी तुम्हें कहना है वो बाद में मुझसे कह देना। अभी तुम मेरे साथ फ्रूट्स तोड़ने चलो। मैं सबके लिए फ्रूट्स तोड़ने जा रहा हूँ। मैं तुमको इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ रही तो फिर से तुम किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, मैं यही सोचता रहूँगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। फिर प्रोफेसर रेहान और मैत्री दोनों जंगल में फ्रूट्स तोड़ने चले जाते हैं। रेहान फ्रूट्स कलेक्ट करने के बाद जब पीछे पलटकर देखता है तो पीछे मैत्री नहीं होती है। रेहान बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है और सोचने लगता है, मैत्री कहाँ चली गई। रेहान जंगल में चारों तरफ मैत्री को ढूंढ रहा होता है। वो टेंट में जाकर भी देखता है, मैत्री वहाँ भी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर अहान का दुश्मन मानव जैन, जो काफ़ी दिनों से अहान का दोस्त बनकर अहान को धोखा दे रहा है। कोई नहीं जानता है कि उस दिन अहान की कार का ब्रेक फेल कर उसे मारने की कोशिश मानव जैन ने ही की थी। अहान को नुकसान पहुंचाने का फिर कोई घिनौना प्लान मानव जैन बना रहा है। आज वो अहान का कॉन्सर्ट खराब करने वाला है। मुंबई, रात के 11:30 बजे क्रिस्टल पैराडाइज के कॉन्सर्ट हॉल में। क्रिस्टल पैराडाइज आज बिल्कुल जन्नत की तरह लग रहा होता है। चारों तरफ रेड और वाइट रोजेस की डेकोरेशन होती है और स्टेज के चारों तरफ ऑडियंस की भारी भीड़ होती है। सभी की नज़रें स्टेज पर खड़े मुंबई के मशहूर सिंगर अहान मल्होत्रा पर टिकी होती हैं, जो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा होता है। सभी उसे क्लैपिंग और हूटिंग कर उसको चेयर अप कर रहे होते हैं। रूही भी स्टेज पर ही साइड में लगी एक चेयर पर बैठकर अहान का गाना सुन रही होती है। हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है जाता जा, तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता हाँ। तभी अहान का गाना सुन ही रही होती है कि तभी उसकी नज़रें ऊपर सीलिंग पर लगे फ़ैन पर पड़ती है, जिसके नेट ढीले होते हैं। फ़ैन के ठीक नीचे अहान खड़ा होता है कि तभी फ़ैन ऊपर से खुलकर गिर जाता है। रूही ने ये देख लिया होता है तो वो ऐन वक्त पर अहान को धक्का देकर चोट लगने से बचा लेती है। रूही अहान के ऊपर गिरी हुई होती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर गड़ी होती हैं। जहाँ पूरी ऑडियंस इस एक्सीडेंट से परेशान होते हुए मैनेजर पर चिल्ला रही होती है, वहीं अहान और रूही शांत नज़रों से एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। रूही को अहान को ऐसे बचाते हुए देख मानव जैन अपने मन में कहता है,
इस रूही ने फिर इस अहान को बचा लिया। रूही, तुम्हें बहुत शौक है ना अहान की जान बचाने का, तो भुग तो इसका अंजाम। इतना कह मानव जैन इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ छेड़छाड़ कर देता है, जिससे कि स्टेज पर चारों तरफ से आग लग जाती है। रूही को बचपन से आग से डर लगता था, और इन सब के अलावा आज उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है। वहीं अहान की नज़रों के सामने भी ऐसी ही एक धुंधली सी तस्वीर आ रही होती है, जिससे परेशान होते हुए वो बेहोश हो जाता है। वहीं आग के धुएं की वजह से रूही भी बेहोश हो जाती है। चारों तरफ आग लगी होती है और उस आग में रूही और अहान बेहोश पड़े होते हैं। ये सब कुछ देख रहे अहान के पापा राजवीर मल्होत्रा तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और अहान और रूही को बचा लेते हैं। फिर रूही और अहान के पिता राजवीर मल्होत्रा की कार से घर के लिए निकल जाते हैं। रूही और अहान घर पहुंच जाते हैं। यह हादसा देखकर दोनों ही डर गए होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अहान अपने कमरे में जाकर यही सोच रहा होता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर उसे ऐसा क्यों लगा कि ये पहले भी हो चुका है। क्या सच में मेरे साथ कुछ ऐसा पहले भी हो चुका है, या फिर ये सब मेरा वहम है। अहान ये सब कुछ सोच रहा होता है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। अहान अपने मन में सोचता है कि सोने से पहले एक बार रूही से पूछ आता हूँ कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। इतना सोचकर अहान रूही के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। अहान रूही के कमरे के पास पहुँच जाता है। अहान रूही के कमरे के पास पहुँचता है तो देखता है कि कमरे का दरवाज़ा खुला होता है और रूही के कमरे से कुछ अजीब और भयावह सी आवाज़ें आ रही होती हैं। अहान को रूही पर पहले से ही शक होता है कि रूही में कोई तो अजीब बात है, इसलिए वो बाहर से ही दीवार के पीछे ही छिपकर रूही की सारी बातें सुनने लगता है। वो बाहर से देखता है तो रूही के कमरे में चारों तरफ अंधेरा होता है। सिर्फ शीशे पर और उसके सामने खड़ी रूही पर रोशनी पड़ रही होती है। शीशे में रूही का जो अक्स बन रहा होता है वो रूही का नहीं बल्कि किसी भूत का होता है। अहान उस शीशे में खड़ी एक खूबसूरत सी भूत को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए वो सारी बातें फिर से सुनने लगता है। रूही के सामने खड़ी शीशे में दिख रही वो भूत गुस्साते हुए रूही से कह रही होती है, रूही तुम मेरा ही हिस्सा हो, तुम मेरी ही कहानी का किस्सा हो। तुम मैं हो और मैं तुम हो, तुम मेरा ही पुनर्जन्म हो। लेकिन तुम इस जन्म में भी मेरी ही तरह अच्छी हो, इसलिए तुम मुझसे रूबरू नहीं हो पा रही हो। रूही तुम ही हसीना हो और अहान के पिछले जन्म की पत्नी और उसकी बेगम हसीना वाहिद। अहान हसीना का शौहर आयुष्मान वाहिद है, यानी रूही अहान तुम्हारा होने वाला पति है। और आज उसे किसी ने फिर मारने की कोशिश की है। अगर आज सही वक्त पर रूही तुमने उसे बचाया नहीं होता, और अगर यानी मेरे आयुष्मान को कुछ भी हो गया होता, तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा देती। अहान ये सब कुछ देख सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अहान अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़े होकर चाँद को देखते हुए खुद से बातें करते हुए कहता है, ऐ चाँद, मैं नहीं जानता कि मैं अहान हूँ या हसीना का आयुष्मान। मैं नहीं जानता कि रूही हसीना है या रूही। मैं जानता हूँ तो सिर्फ ये कि कुछ भी हो, रूही कुछ भी नहीं जानती है। लेकिन ये भी है कि रूही के अंदर की हसीना की आत्मा बहुत ख़तरनाक है। उसका जो मकसद है वो मकसद पूरा किए बिना वो शांत नहीं रहेगी। लेकिन कुछ भी हो, अब मुझे ये तो पता चल गया है कि मैंने उस दिन उस पुराने घर में जो तस्वीर देखी थी वो हसीना की ही है। उस पुराने घर के पास जो इंसान मुझे मिला था
वो ये जानता था कि उस तस्वीर में जो कपल थे वो ही हसीना और अरमान वाहिद हैं। मुझे उस इंसान से फिर से मिलना होगा। मैं उस इंसान से कल मिलूँगा। इतना कहकर अहान सोने चला जाता है। अगले दिन जंगल में मैत्री किसी लकड़ी से बने घर में कुर्सी पर रस्सी से बंधी होती है। तभी उस घर में गन लेकर बहुत सारे गुंडे उसके पास आते हैं। वो गुंडे मैत्री को धमकाते हुए कहते हैं, तुमने हमारी बात सुनकर बहुत ही बुरा अपने साथ किया है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी मैत्री गुस्साते हुए उन गुंडों से कहती है, तुम चाहो भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जानते नहीं शायद मेरे पापा आनंद सिंघानिया हैं। वो ना ही मुझे कुछ होने देंगे और ना इस जंगल को कभी आग लगाने देंगे। उन्हें जैसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ किडनैप कर रखा है वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी उन सारे गुंडों का हेड अचानक से खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, कौन किसे ज़िंदा छोड़ेगा और कौन नहीं, ये सब बात की बात है। अभी तुम हमारी कैद में हो और हमने ये सोचा है कि जिस तरह हम ये जंगल में आग लगाने वाले थे उसी तरह अब इस घर में आग लगाकर तुम्हें मारेंगे, क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं कभी इस जंगल को हथिया नहीं पाऊँगा, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर वो सारे गुंडे मैत्री की कुर्सी के चारों ओर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। वो सभी गुंडे आग लगाकर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैत्री उसी घर में कुर्सी से बंधी हुई बैठी होती है और तेज तेज बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। वहीं जंगल में प्रोफेसर रेहान मैत्री को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक प्रोफेसर रेहान को कहीं से धुआं आता हुआ दिखता है। वो तुरंत ही उस धुआं का पीछा करते हुए उस घर के सामने पहुंच जाते हैं जहां मैत्री होती है। प्रोफेसर रेहान जब उस घर के सामने पहुंचते हैं तो उस घर के बाहर 4-5 लोग मरे पड़े होते हैं। प्रोफेसर रेहान को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो मैत्री कुर्सी पर बंधी होती है और उसके कुर्सी के चारों तरफ आग लगी होती है। प्रोफेसर रेहान जरा सा भी देर नहीं करते हैं और आग में कूदकर मैत्री के हाथ पैर की रस्सियाँ खोलकर उसे अपने गोद में उठाकर आग से बचाकर बाहर ले आते हैं। प्रोफेसर रेहान जैसे ही मैत्री को बाहर लेकर आते हैं तुरंत ही मैत्री उन सारे गुंडों को मरा हुआ देखकर रेहान से पूछती है कि रेहान सर, क्या आपने इन गुंडों को मारा है? तभी प्रोफेसर रेहान मैत्री को जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने इन सबको नहीं मारा है। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। आखिर उन गुंडों को किसने मारा और हसीना की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए देखें हमारी कहानी एक हसीना थी। प्लीज़ हमारी कहानी के सभी अध्याय पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।